देखो हम लोगों ने बेसिक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, या पॉलिसी फार्मूलेट कैसी होती है ना, या हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब हम लोगों को शुरू करना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या यूँ कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको हमें आज के बाद पढ़ना है। हम लोग आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में मुख्य रूप से वो सारी बात पढ़ेंगे जिनके द्वारा हम बाकी के सारे चैप्टर आसानी से समझ सकते हैं। तो लगभग 15 चैप्टर तक जो तुम्हारा कोर्स है वो मिला जुला करके इन्हीं से संबंधित इश्यूज़ की व्याख्या करता है। उनका डिटेल आप वहाँ से नोट करिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप एक दिन उसको पूछ लीजिए। अब जहाँ तक औद्योगिक नीति की बात है तो आप देखें कि स्वतंत्रता से लेकर, ये वास्तव में हमने एक जगह नेट से इसको इकट्ठा कर दिया है आपके लिए, ताकि आप एक जगह सारा का सारा पा जाएं। तो स्वतंत्रता से लेकर आज तक औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख औद्योगिक नीतियों की घोषणा की। सबसे पहली औद्योगिक नीति 1948 की औद्योगिक नीति। इसे प्रस्तुत करने का श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है, जो आपके पहले उद्योग मंत्री हैं। ठीक है। इसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई और उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में 3 उद्योग रखे गए, द्वितीय श्रेणी में 6 उद्योग रखे गए, तृतीय श्रेणी में 18 उद्योगों को रखा गया। ये वास्तव में बिल्कुल प्राइमरी स्टेज थी। बिल्कुल तुरंत देश आज़ाद हुआ था 47 में, तो एक तरह से बिल्कुल शुरू ही किया गया। तो यहाँ सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट कही गई वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कही गई। 2 तरह का मॉडल हमारे पास उस समय तक था। एक पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल था। रूस एक तरफ था, एक तरफ अमेरिका था। तो हम जब आज़ाद हुए तो हमने क्या किया, मिक्स्ड मॉडल अपनाया। मिक्स्ड मॉडल का मतलब को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित रूप, यानी कुछ निजी क्षेत्र भी रहेगा और कुछ सामाजिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र रहेगा। ठीक है। तो उस 1948 के औद्योगिक नीति का जो सबसे बड़ा डिक्लेरेशन था, आप कह सकते हैं, वो क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। ठीक है। फिर इसके बाद 1956 की औद्योगिक नीति आई। इसे प्रस्तुत करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। इसको 17 उद्योगों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। शेष उद्योगों पर निजी उद्योगपतियों का नियंत्रण था, जो विशेषकर उपभोक्ता वस्तु के उत्पादक थे। इसका मतलब ये भी आप ध्यान दीजिए कि जब आप प्राइवेट का नाम लेते हैं तो एक चीज़ अपने आप आ जाती है कि प्राइवेट आते ही जो प्राइवेट इन्वेस्टर है या जो निजी निवेशक है उसका फोकस उन वस्तुओं के उत्पादन पर हो जाता है जिनका जेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, अर्थात जहां उत्पादन हमको तुरंत मिलने की गुंजाइश होती है, या उन वस्तुओं का होता है जहां कम पूंजी लगती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आते हैं आप, बड़े इन्वेस्टमेंट में नहीं आते हैं आप, सड़क में, पुल में, नहर में, बांध में, बिजली में, टेलीकम्युनिकेशन में, इन सब में पहले क्या था, इसमें नहीं आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, खाने का सामान उत्पन्न करने में, ताकि तुरंत पैदा करो, तुरंत खाएं, हमको पैसा मिलने लगे। ठीक है। तो इसके बाद 77 की औद्योगिक नीति आई। इसे प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज फर्नांडीज को जाता है। इसमें विशेष रूप से लघु व कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। लघु उद्योगों को 3 वर्गों में रखा गया। अब देखो क्या है कि यह बहुत बड़ा फोकस शुरू से ही है कि गरीबी कैसे कम हो और बेरोजगारी कैसे दूर। पूरा अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास देखें तो आप ये पाएंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को पहले फोकस किया गया, फिर उद्योग को फोकस किया गया, लेकिन इसके बाद फिर गरीबी और बेरोजगारी को ही फोकस किया गया। प्रयास हमने बिल्कुल कम नहीं किया गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का, या समाज में असमानता को दूर करने का, या आय और धन के वितरण की असमानता को कम करने का, लेकिन हम शायद अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त
नहीं कर पाए। अब उसके क्या कारण थे वह एक अलग से विश्लेषण का विषय है, उसको यहाँ उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक अति लघु क्षेत्र बनाया गया, क्षेत्र की नई अवधारणा लागू की गई। इसमें निवेश 1 लाख रुपए तक, इसकी स्थापना 50,000 से कम क्षेत्र में की गई। जिला उद्योग केंद्र, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें आया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। जिला उद्योग केंद्र, हर जिले में एक उद्योग केंद्र बनाए गए। वो इसलिए कि जो उद्योग की रिक्वायरमेंट है, उद्योग की रिक्वायरमेंट का मतलब पैसा चाहिए, स्किल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। वास्तव में कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। अब ये अलग बात है कि जिला उद्योग केंद्र अपने वास्तविक लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर पाया। और आपसे बताएं, ये तो किसी भी कार्य के लिए लागू होता है कि जो एंड पॉइंट पर एंड यूज़र बैठा हुआ है, कोई भी आप बड़ी से बड़ी स्कीम बना दीजिए, बड़ी से बड़ी सुविधा दे दीजिए, लेकिन जो एंड पॉइंट पर यूज़र है, अगर वह अपने कार्य और अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार नहीं है तो चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था होगी फेल हो जाएगी। जैसे तुमसे बताएं, इस कॉलेज में चाहे जितना बढ़िया इंतजाम कर दो, क्लासरूम बनवा दो, लाइब्रेरी कर दो, सारी सुविधा कर दो, पढ़ाई लिखाई का सब कुछ कर दो, लेकिन अगर 12:45 बजे क्लास में मुझे उपस्थित होना है तो अंत में क्लास चलने की सफलता किस पर निर्भर करती है? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर। और अगर हम नैतिक नहीं हैं, हम अगर ईमानदार नहीं हैं, हम अगर अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, तो कोई चाहे जितना जिम्मेदार होगा, व्यवस्था तो बिगड़ ही जाएगी, पक्का है। तो इसी तरह से जिला उद्योग केंद्र बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी सोच थी, बहुत अच्छे उद्देश्य से खोले गए। लेकिन जो जिला उद्योग केंद्र के लोग हैं, अगर वह अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है, और हमको तो लगता है कि हमारे पूरे देश में हर लेवल पर एक ही दिक्कत है कि जो जहाँ है वहाँ ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आप जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, आप बहुत ईमानदार हैं क्या? एकदम सही। आप विद्यार्थी के रूप में क्या उतने ईमानदार हैं जितने ईमानदार विद्यार्थी को होना चाहिए अपने प्रति? दूसरे के प्रति की बात नहीं कर रहे हैं। आप एक विद्यार्थी के रूप में क्या विद्यार्थी के हिसाब से सही काम कर रहे हैं? अगर आप अपने से ही समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो इसको फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सोचिए कि आप कितने बिगड़े हैं, कि दूसरा तो आपको एकदम नालायक ही समझ सकता है जब आप खुद ही समझ रहे हैं कि गड़बड़ है कि नहीं। तो लेकिन अगर आप सही में अच्छे विद्यार्थी होते तो आप बहुत सारी समस्या का समाधान होते ना। तो जो जहाँ है, देखो यही वास्तव में इसी की ज़रूरत है। मैं अध्यापक हूँ, अगर मैंने ईमानदारी से ये पेशा स्वीकार किया है तो मुझे अपनी पूरा जी जान लगा करके इसको ईमानदारी से इसका पालन करना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं तो आपको 24 घंटे दिन रात जान लगाकर केवल और केवल क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए। आप जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ लोगों को लगे कि मेरी सुरक्षा बढ़ गई। ऐसा ना हो कि जहाँ खड़े हो वहाँ हर आदमी अपनी जेब पकड़ ले कि कब काट लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि हम सोसाइटी के लिए असेट हों, हम सोसाइटी पर बोझ ना हो। अगर तुम सब इतने अच्छे हो जाओ तो समाज में बुराई तो अपने आप खत्म हो गई। हम कहते हैं समाज में बड़ी गंदगी है, बड़ी गंदगी है। अरे समाज में हम ही तुम तो हैं भाई ना गंदगी करने वाले, कि कोई दूसरा आदमी कर रहा है गंदगी। कहते हैं लोग बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे तुम ही ने घूस ले रहे हो, आज से तय कर लो घूस नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कहाँ भ्रष्टाचार है? कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ खराब भी नहीं है। बस लोग भाषण देना बंद कर दें, काम करना शुरू कर दें, समस्या खत्म हो जाए। हाँ, हम सब लोग बताते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे यार तो करेगा कौन जब सब लोग बताओगे होना चाहिए, होना चाहिए। तो बताने के बजाय क्या करो, करने लगो। और इसीलिए जब तक आपके आचरण में और भाषण में तालमेल नहीं होता है तब तक उसका समाज पर असर भी नहीं। आखिर गांधी जी जब कहते थे कि चलो पैदल, तो उनके साथ करोड़ों लोग पीछे हो लेते थे। और तुम जब कहोगे चलो
तब कोई नहीं जाएगा। और तुम्हें ले जाना है तो 500 रुपया रोजाई पर दो, उसको जाएगा। इसका मतलब इसलिए नहीं जाता है कि तुम खुद भी निस्वार्थ नहीं न चल रहे हो, तुम्हारे चलने के पीछे ही कोई स्वार्थ है, तुम उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, वो समझ रहा है। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया था। गांधी जी ने दिल से जो किया था और लोगों के लिए किया था, अपने लिए कुछ उन्होंने नहीं किया था। हर व्यक्ति जो कुछ नहीं कर पाता उसकी विशेषता हो जाती है, लिखवा देता है अरुण कुमार सिंह आगे समाज सेवी। उसका सबसे बड़ा पद क्या हो जाता है? समाज सेवी हो जाता है ना। और जितने गलत कार्य हो सकते हैं सब करता है। तो समाज सेवी स्वार्थ के लिए होना अलग मुद्दा है, लेकिन समाज के लिए समाज का कार्य करना वो अलग मुद्दा है। तो इसलिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, क्योंकि सब जानते हैं कि आप मतलब से समाज सेवी बने हैं, समाज के लिए समाज सेवी आप नहीं बने हैं भाई। तो इसलिए ये जो जिला उद्योग केंद्र बने थे हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। यहीं तुम्हारे ये रेलवे क्रॉसिंग के बगल में ही जिला उद्योग केंद्र है जौनपुर में, तो है। लेकिन जिला उद्योग केंद्र जिस उद्देश्य से बनाए गए वो अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल नहीं हुए। हमेशा जब कोई पॉलिसी, अक्सर हर पॉलिसी क्यों फेल हो जाती है? इसलिए कि जब पॉलिसी बनती है वो सिर्फ एक गाइडलाइन है कि अगर ऐसा किया जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन उसको ज़मीन पर एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना, आपकी है, आपकी है। जैसे गांव में ग्राम प्रधान है तो जो पॉलिसी आती है गांव के विकास के लिए, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, या तालाब हो, या नहर हो, तो ये स्कीम को सही सही लागू करके और उस पर सही सही बढ़िया काम कराना, ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रधान की है। अब प्रधान अगर केवल कागज़ पर काम करा देता है और ईटा उटा सब बेच लेता है, जैसा कि हो ही रहा है, पूरा गांव आप घूम लीजिए। मैंने तो बहुत सारे फील्ड वर्क किए अपने रिसर्च के दौरान, तो मैंने ये देखा कि एक आध दो ऐसे गांव में मैं गया, पता चला उस गांव को निर्मल ग्राम का पुरस्कार मिला हुआ है जिलाधिकारी के द्वारा। और उस ऐसे गांव में जिसे निर्मल गांव का पुरस्कार मिला हो, गाड़ी खड़ी हो जाए गांव से 100 मीटर पहले ही कि गाड़ी नहीं जा सकती। तो आप सोचिए कि केवल इतनी ही विडंबना नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है, और काम को जस्टिफाई करने के लिए इवन सरकारी संस्थाएं ही पुरस्कृत करती हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि उनको भी सिद्ध करना है कि हाँ काम हो रहा है। तो जब हर आदमी उसी में शामिल है कि काम ना हो तो काम कैसे होगा बताइए? तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि केंद्र अपने काम ईमानदारी से करने लगते, हर व्यक्ति जो जहाँ है वहाँ काम ईमानदारी से करने लगे, तो कोई देश में समस्या ही नहीं है। सारी समस्या का समाधान 1 सेकंड में है। अभी तुरंत सब लोग तय कर लें कि बेईमानी नहीं करेंगे तो बस खत्म बात। तो कहाँ समस्या रह गई भाई? हम ही आपने कर रहे हैं बेईमानी, या हम आप नहीं पढ़ा रहे हैं? इसे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कसम खा लें कल से रोज़ पढ़ाएंगे अपना घंटा, खत्म हो गई समस्या। तो इसके अलावा एक संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा, वही संयुक्त क्षेत्र की अपनाई गई 1980 की औद्योगिक नीति। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, विस्तार एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना था। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो हमारे परंपरागत तरीके हैं उनसे हमको बाहर निकलना, उनमें सुधार करना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि परंपराओं को आप छोड़ दीजिए। आधुनिकीकरण का मतलब परंपराओं का आधुनिकीकरण, जो परंपराएं हमारे लिए विकास में बाधक हैं या जो असुविधा उत्पन्न कर रही हैं उनमें सुधार कर लिया जाए। यानी लचीलापन होना, अपनी बुराइयों को स्वीकार करना, उसमें सुधार करना। सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी बुराई को स्वीकार करें। बहुत सारे लोग, सभी लोग ये मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि उनमें कोई बुराई भी है, जबकि बुराई तो सब में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। जब आप स्वीकार करेंगे, जब आप सुनेंगे, तब आप उसको स्वीकार करेंगे, तभी आप सुधार करेंगे। जब आप मानेंगे ही नहीं कि आप बुरे हैं तो सुधार कैसे करेंगे भाई? इसलिए आपको सुनना चाहिए, मानना चाहिए। तो उनको आधुनिक कैसे किया जाए, इस पर फोकस किया गया।
और उसका विस्तार का मतलब वो थोड़ा पैमाने को बढ़ाना, ज़्यादा एरिया कवर करना, ज़्यादा मार्केट कवर करना, ज़्यादा उत्पादन करना, ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल करना और पिछड़े क्षेत्रों का विकास। अब देखो, हमेशा ऐसा होता है कि सारे क्षेत्र एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे क्षेत्र बहुत पिछड़े होते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे बहुत रिमोट का एरिया है, शहर से बहुत दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, या बहुत ज़्यादा सूखा वाला क्षेत्र है, या बहुत बारिश वाला क्षेत्र है, या बहुत ज़्यादा भूस्खलन वाला क्षेत्र है, बहुत पहाड़ी है। यानी कभी भौगोलिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती, बहुत सारे कारणों से कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े रह गए, कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे हो गए। ठीक है, तो इस असमानता को, इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष फोकस, तो जैसे आप देखते हो विशेष पैकेज दिया जाता है, जैसे बुंदेलखंड के लिए अलग से पैकेज हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग से पैकेज हो गया, जहाँ ज़्यादा सूखा पड़ता है वहाँ के लिए अलग पैकेज हो गया, जहाँ बहुत बाढ़ हर साल आती है उसके लिए अलग से पैकेज हो गया कि भाई उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991, इसे राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण को अपनाया गया। ये तीनों शब्द बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखो, अभी तक 91 के पहले तुम थोड़ा इतिहास भी समझ लो। वास्तव में शुरू से हम जब से सिस्टमेटिक आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करते हैं 15वीं शताब्दी से, बड़ीवाद से लेकर के, तुमने पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में बड़े विस्तार से, 15वीं शताब्दी से लेकर के 1928-29 तक, जिसको हम विश्वव्यापी मंदी कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, इतने दिनों तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में प्रचलित रही और पूरे विश्व में यह सबकी बड़ी मजबूत धारणा थी कि पूंजीवाद से बेहतर कोई विकल्प नहीं है और निजी साधनों पर निजी स्वामित्व होना चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नगण्य होना चाहिए। उसे केवल सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ही दखल देना चाहिए और उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और बाजार की जहाँ तक बात है, बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियाँ स्वयं बहुत समर्थ होती हैं और वह बाजार को अपने हिसाब से नियंत्रित कर लेती हैं, क्योंकि उसमें जेबीसी का बाजार नियम बड़ा प्रभावी ढंग से काम कर रहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। ये बात बहुत लंबे समय तक चलती रही और इसी मान्यता के साथ पूरी दुनिया का विकास होता रहा और विकास हुआ भी, इसमें कोई दो राय नहीं। यूरोप और अमेरिका का विकास जितना तेज़ी से हुआ, इस स्थिति में अमेरिका के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अमेरिका जैसा और जितना विकास करने के लिए अब जितने संसाधन चाहिए उतने संसाधन दुनिया में है ही नहीं। इसका मतलब अमेरिका अब अमेरिका ही है, कोई दूसरा देश अमेरिका नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था चली और विकास भी तेज़ी से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1928-29 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, विश्वव्यापी मंदी आई, तो विश्वव्यापी मंदी में जितने भी बाजार के नियम उस समय तक विद्यमान थे, जितने भी मौद्रिक नीति का प्रयोग होता था बाजार को नियंत्रित करने के लिए, सब फेल हो गए और पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये बात भी गलत हो गई। अर्थव्यवस्था गिरने लगी, उत्पादन घटने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, संसाधन बेकार होते गए और स्थिति यह हो गई कि चाहे जितना भी प्रयास किया गया कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ा। और आपसे बताएं कि वास्तविक स्थितियों से ज़्यादा खतरनाक होती है एक्सपेक्टेड स्थिति, प्रत्याशित स्थिति। जैसे अगर मूल्य जब घटने लगते हैं तो बहुत तेज़ी से घटते हैं और जब बढ़ने लगते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? जैसे मान लो कि तुम
चीनी खरीदने गए और चीनी कल 20 रुपए में थी, आज उसने कहा 18 रुपए में। तो तुम्हारे मन में आया अरे कल 20 रुपए में थी, आज 18 रुपए में, चलो आज और नहीं खरीदते हैं, क्या पता कल 16 रुपए में हो जाए। और सबने जब नहीं खरीदा तो दुकानदार ने सोचा कि लगता है कि लोग चीनी खाना कम कर दिए हैं, चीनी थोड़ा 2 रुपया सस्ती कर देते हैं। तो जब आप दूसरे दिन गए तो सही में चीनी कितने में हो गई थी? 16 में। अब आपकी लालच बढ़ेगी, अरे यार तो कल 20 में थी, 18 में, आज 16 में, ऐसा ना हो कल 14 में हो जाए, चलो एक दिन और चीनी नहीं खाते हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट डे चीनी क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो इसका मतलब कि एक्सपेक्टेशन की वजह से उसका दाम तेजी से क्या होगा? गिरेगा। और जब बढ़ता है तब इसका उल्टा क्या होता है? 18 था कल, आज 20 हो गया, तो आप सोचते हैं अरे यार कल 18 था, आज 20 हो गया, ऐसा ना कल 22 हो जाए, सिर्फ 2 किलो और दे दो आज। तो तुम्हारी इतनी मांग अचानक बढ़ती है, कल सही 22 हो जाता है। इसी तरह जब घटती है तो कम्युलेटिव घटती है और बढ़ती है तो कम्युलेटिव बढ़ती है। ये मानव व्यवहार है, इसमें कोई साइंस या कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। और इसे लेकिन एक्सपेक्टेशन का असर बाजार पर पड़ता है। तो इतनी अर्थव्यवस्था में मंदी हो गई, लाख कोशिश करने के बाद भी अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई नहीं पड़ा। तब उसी समय पहली बार कीन्स ने 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का प्रकाशन किया और उसने पहली बार ये कहा कि सरकार को दखल देना चाहिए और खूब ढेर सारा व्यय करना चाहिए, नोट छाप देना चाहिए और लोगों में बांट देना चाहिए। लोग खूब ढेर सारा, कम काम करें, ज़्यादा पैसा दे दो, ताकि लोग बाजार में जाएं, पैसा लेकर के सामान मांगे, और सामान जब मांगेंगे तो सामान रहेगा नहीं, तो ऐसे में फिर मांग बढ़ेगी, फिर लोग उत्पादन करना शुरू करेंगे, फिर लोग रोजगार मिल जाएगा और फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। संयोग से ऐसा ही हुआ। इसलिए कीन्स की बात मानी गई, पहली बार घाटे की वित्त व्यवस्था बनाई गई और सरकार का हस्तक्षेप हुआ और अब जो सब कुछ बाजार के हाथ में था वह धीरे धीरे किधर जाने लगा? सरकार के हाथ में जाने लगा। और 28-29 से सरकार का दखल शुरू हुआ। इसमें फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का निर्माण, बहुत सारी निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, बहुत कुछ हुआ जो सरकारी हो गया प्राइवेट से। और निजी से सरकारी यह इतिहास केवल 29-30 से 90 तक चला और 90 तक आते आते फिर हमको लगने लगा कि अब सरकारी क्षेत्र नहीं ठीक है, सब कैसा हो जाना चाहिए? प्राइवेट क्षेत्र में चला जाना चाहिए। तो 28-29 के पहले जिस सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ सेना और सुरक्षा तक सीमित था, वह सरकार 1990 तक इतना दखल देने लगी कि पैदा होने से लेकर के कब्र में जाने तक सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? सरकार की। बच्चा पैदा आपके घर में होगा, पोलियो ड्रॉप कौन पिलाएगा? सरकार पिलाएगी। आप बड़े हो जाएंगे तो पढ़ने के लिए स्कूल कौन देगा? और बड़े होंगे तो नौकरी किससे मांगेंगे? नाक में दम मोदी जी के कर बैठे हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। और मर जाएंगे तो जलने के लिए भी इंतजाम कौन करे? तो सारा काम सरकार करे भाई, ये तो ठीक नहीं। अर्थात करने लगी। और 30 से 90 तक 60 ही साल में ये हमको समझ में आ गया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमको किधर चले जाना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन की तरफ, निजी हाथों में। इसका मतलब कि अब हमको समझ में आ गया कि पूंजीवाद चाहे जितना बुरा हो, एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन पूंजीवाद ने दुनिया पर राज कितने दिन किया? 1500 से लेकर के 1929 तक, लगभग 400-450 साल न। और आप वो जो बहुत अच्छा वाला शुरू किए थे वो कितना दिन चला? 60 साल। तो कॉमन सेंस की बात है, बिना बताए ही कोई जान जाएगा कि अच्छा कौन सा है। भाई पूंजीवाद कैसे बुरा हो सकता है जो 450 साल तक चला, और आपकी व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है जो केवल 60 साल में दम तोड़ गई? और फिर 91 से प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। अब ये क्या है, इसको हम लोग छठे घंटे में पढ़ेंगे, ठीक है।